बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस दास्तान की 5 किस्सा सुन चुके हैं और अब 6 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। मुझे लगा जैसे वो रास्ता भूल गया हो। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा तो जैसे उसने मेरा ज़हन पढ़ लिया हो और मुस्कुराते हुए बोला, मैं रास्ता नहीं भूला हूँ, इन पहाड़ी रास्तों से तो मैं अपने हाथ की लकीरों की तरह वाकिफ हूँ। उसने एक बार फिर इधर उधर देखा और बात जारी रखते हुए गोया होगा, आमतौर पर हम दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं जो कदरे तवील है। तुम्हारी वजह से आज मैं इस तरफ से आया हूँ। ये रास्ता कठिन जरूर है मगर आधे का फर्क पड़ जाता है, आओ मेरे साथ। वो चट्टान की अमूदी ढलान से नीचे उतरने लगा। मैं भी संभल कर उसके पीछे चलता रहा। ढलान खत्म हो गई मगर हम सब्जे से ढकी हुई पहाड़ियों में मुसलसल नशेब की तरफ जा रहे थे और मिलाकर तकरीबन आधे घंटे बाद चट्टानों से निकलकर हम दरिया के सामने पहुंच गए। दरिया का मुंह और पानी बड़े बड़े पत्थरों से टकराता उछलता हुआ बह रहा था। हम दरिया के साथ साथ पत्थरों की आड़ में चलते रहे और फिर बदतदरीज किनारे से दूर हटते हुए एक बार फिर चट्टानों में दाखिल हो गए। इस मर्तबा हमें चट्टानों में ज्यादा देर अंदर तक नहीं जाना पड़ा। मुहिबुल्लाह चट्टानों में एक तंग सी दराड़ के करीब रुक गया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उस दराड़ में दाखिल हो गया। मैंने भी उसकी तकलीद की। दराड़ इतनी तंग थी कि एक आदमी बमुश्किल उसमें से गुजर सकता था। मेरी कमर दीवार के साथ रगड़ खा रही थी। तकरीबन 10 गज आगे जाकर दराड़ बाईं तरफ मुड़ गई। उस जगह दोनों तरफ की दीवारें एक दूसरे से दूर हट गई थी और रास्ता काफी कुशादा हो गया था। चलते चलते मैंने सर उठाकर ऊपर देखा और मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। ऊपर से दोनों चट्टानें एक दूसरे से इस कदर करीब थी कि उनके बीच में 1 फुट चौड़ी रोशन लकीर सी नजर आ रही थी, लेकिन रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। यहाँ अंधेरा है मगर रास्ता बिल्कुल साफ है, मेरे पीछे चलते आओ। कमांडर मुहिबुल्लाह की आवाज मेरी समाज से टकराई और मैं उसके पीछे चलता रहा। रास्ता मुसलसल ढुलवान था और मैंने महसूस किया कि अंधेरा कुछ बढ़ गया था। मैंने सर उठाकर देखा, ऊपर बुलंदी पर वो रोशनी की लकीर भी अब नजर नहीं आ रही थी। मुहिबुल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं उसके पीछे चलता रहा। मेरे चलने के अंदाज में झिझक सी थी, जैसे अंदेशा हो कि मेरा कोई कदम मुझे हादसे से 2-4 ना कर दे। लेकिन उसके बरक्स कमांडर मुहिबुल्लाह बिला झिझक चलता रहा था। उसकी आंखों में यहाँ तो बिल्ली की तरह अंधेरे में भी देख लेने की सलाहियत मौजूद थी, या इस रास्ते से वो अच्छी तरह से वाकिफ था कि गहरी तारीकी में भी कदम उठाने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही थी। कमांडर मुहिबुल्लाह एक जगह रुक गया। उस जगह एक मानूस सी आवाज मेरी समाज से टकरा रही थी। मैं गौर से उस आवाज को सुनने लगा, जैसे आसपास कहीं पानी बह रहा हो। मुहिबुल्लाह ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा मगर तारीकी इस कदर गहरी थी कि मुझे अपने बिल्कुल साथ खड़ा हुआ कमांडर मुहिबुल्लाह भी नजर नहीं आ रहा था। और फिर दफदन मेरे करीब ही रोशनी चमक उठी। मैं उछल पड़ा। फिर मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो रोशनी मुहिबुल्लाह के हाथ में पकड़ी हुई टार्च की थी। वो अब तक अंधेरे में चलता रहा था। उसके कदम उठाने में जरा भी झिझक नहीं थी, लेकिन अब शायद आगे रास्ता मखदूश था जिस वजह से उसे टार्च की रोशनी करनी पड़ गई थी। टार्च की रोशनी इधर उधर हरकत कर रही थी। मैं गहरे गहरे सांस लेते हुए रोशनी के साथ साथ दीदे घुमा रहा था। हम एक तंग सी दराड़ के रास्ते चट्टानों में दाखिल होकर मुसलसल नशेब की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। अब ये जगह एक बहुत कुशादा सुरंग का मंजर पेश कर रही थी और समाज से टकराने वाली उस आवाज के बारे में शुबा दुरुस्त निकला। ये सुरंग तकरीबन 150 फुट कुशादा थी और उसके आधे से ज्यादा हिस्से में, जो निस्बतन नशेब की तरफ था, पानी बह रहा था और उसकी गुनगुनाहट की आवाज मेरी समाज से टकरा रही थी। कमांडर मुहिबुल्लाह ने इशारा किया और हम एक बार फिर सुरंग की दीवार के साथ साथ चलते आगे जाने लगे। उस रास्ते में जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे थे और अंधेरे में ये गड्ढे खतरनाक साबित हो सकते थे और इसलिए कमांडर मुहिबुल्लाह ने टार्च रोशन कर ली थी। रास्ता मुसलसल नशेब की तरफ जा रहा था और मुझे लगता था जैसे हम तहता सुराह में उतर रहे हों। ये उस दरिया का हिस्सा है जिसके करीब से हम गुजर कर आए हैं, कमांडर मुहिबुल्लाह बता रहा था। ये दरिया सदियों से यहाँ बह रहा है और ये चट्टानें भी सदियों से यहाँ मौजूद हैं। किसी जगह पानी ने चट्टानों को काट कर रास्ता बना लिया है। चट्टानों को काटने का ये अमल भी 1-2 साल में नहीं, सदियों में पाए तकमील को पहुंचा होगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ये गार, ये सुरंगें भी सदियों से यहाँ मौजूद हैं। इनके अंदर अब भी शिकस्त और रेख्त होती रहती है। हो सकता है कि कभी ये छठ बैठ जाए और ये पुरस्रार गार भी आम लोगों की नजरों में आ जाएं, लेकिन फिलहाल तो ये सिर्फ मुजाहिदीन के इस्तेमाल में है। शायद कुदरत ने सदियों पहले ये गार हमारे लिए ही बनाए थे। मैं कमांडर की बातें सुनता हुआ खामोशी से उसके साथ साथ चलता रहा।
चट्टानों के नीचे फैले हुए ये गार ऐसे थे कि उनमें फौज की पूरी बटालियन छुपाई जा सकती थी या मुजाहिदीन अपना अड्डा बना सकते थे। लेकिन शायद ये सुरंगें इन दोनों मकासद के लिए मुनासिब नहीं थी, इसलिए यहाँ कोई खुफिया पनाहगाह करने की बजाय इन सुरंगों को महफूज गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये सुरंगें सिर्फ हमारे इल्म में नहीं हैं, भारतीय फौजी भी इनसे वाकिफ हैं। कमांडर मुहिबुल्लाह जैसे मेरे दिल की बात जान कर कह रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक रास्ते से वाकिफ हैं और इस तरफ से भी वो कभी ज्यादा अंदर तक नहीं आए, क्योंकि इस दाने से तकरीबन 50 गज आगे पानी खासा गहरा है और वो इस दाने में चंद गज आगे आकर वापस चले जाते हैं। उनके ख्याल में फरार होने वाले मुजाहिदीन इस तरफ नहीं आ सकते। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन मुजाहिदीन ने भी फरार के ऐसे ऐसे रास्ते तलाश कर रखे हैं जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और ये रास्ते तकरीबन 40 साल से मुजाहिदीन के इस्तेमाल में है। हमारे खुफिया दाने के आसपास कई मरतबा इक्का दुक्का मुजाहिदीन पकड़े भी गए हैं, उन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी जान तो दे दी लेकिन ये राज फाश न किया। हम उन पर इसरार सुरंगों में तकरीबन 2 मील का फासला तय कर चुके थे और मुझे हैरत हो रही थी कि ये सुरंगें कहाँ तक फैली हुई हैं। 20 मील का मजीद फासला तय करने के बाद ये सुरंग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। गलेल के 2 शाह की तरह हम दाईं तरफ वाली सुरंग में मुड़ गए। उस तरफ सामने दूर रोशनी का एक नुक्ता सा नजर आ रहा था। कमांडर मुहिबुल्लाह ने टार्च बुझा दी और तारीकी में उसकी आवाज मेरी समाज से टकराई। वो सामने उस सुरंग का दहाना है जिसके बारे में भारतीय फौजी भी जानते हैं। वो कह रहा था, आगे चंद गज तक का रास्ता दुश्वार है लेकिन खतरनाक नहीं, दीवार का सहारा लेकर चलते रहो। गहरी तारीकी में हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। यहाँ पानी दीवार के साथ था, मेरे पैर टखनों तक पानी में डूबे हुए थे। मैं दोनों हाथों से दीवार का सहारा लिए टटोल टटोल कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ता रहा। सामने सुरंग के दहाने का वो रोशन नुक्ता शैतान की आंख की तरह मुझे घूरता हुआ महसूस हो रहा था। तकरीबन 20 गज का फासला तय करने के बाद वो सुरंग एक बार फिर दाईं तरफ मुड़ गई। मैं भी दीवार के साथ चलता हुआ उस तरफ मुड़ गया। कमांडर मुहिबुल्लाह ने टार्च रोशन कर ली। वो मुझसे चंद गज आगे था। उस सुरंग में ज्यादा पानी नहीं था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे पानी कम होता जा रहा था। साफ महसूस हो रहा था कि इस मर्तबा हम नशेब की बजाय बुलंदी की तरफ जा रहे थे। अब आगे पानी भी नहीं रहा था और सुरंग भी बदतदरीज तंग होती जा रही थी। कमांडर मुहिबुल्लाह एक बार फिर रुक गया। आगे सुरंग बंद हो गई थी। दीवार नाहमवार थी, पत्थर बाहर को उभरे हुए थे। वो चलने में टार्च की रोशनी में उन पत्थरों को देखता रहा, फिर बड़ी फुर्ती से उन पत्थरों के सहारे ऊपर चढ़ता चला गया। तकरीबन 15 फुट ऊपर जाकर वो आगे को निकली हुई एक कारंस पर टिक गया और टार्च का रुख नीचे करते हुए बोला, आ जाओ, डरो नहीं, तुम्हें ऊपर आने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैंने कंधे पर लटकी हुई राइफल को दुरुस्त किया और उभरे हुए पत्थरों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगा। मुझे वाकई कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही थी। स्कूल के जमाने में मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ कस्बे के बाहर पहाड़ियों पर चला जाता था। खतरनाक चट्टानों पर चढ़ना मेरी हॉबी थी। हम दोस्तों में शर्तें लग जाती थी कि कौन पहले चट्टान की चोटी पर पहुंचता है। मैं कभी पहले नंबर पर आता और कभी दूसरे नंबर पर। मेरा वो तजर्बा आज मेरे काम आ रहा था। मुझे यकीन था कि आइंदा भी बचपन और लड़कपन के वो तजर्बात मेरे काम आते रहेंगे। मैं काफी ऊपर पहुंच चुका था। कारंस पर घुटनों के बल बैठे हुए कमांडर मुहिबुल्लाह ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लिया। उससे आगे भी हम चट्टान के सीने में वाक़े इन गुप्त पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते रहे। अब ताज़ा और ठंडी हवा के झोंके मेरे चेहरे से टकरा रहे थे, जिसका मतलब था कि हम खुली जगह पर आ निकले हैं। और फिर वैसी एक तंग सी दरार से निकलकर खुली जगह पर आ गए। हमारे चारों तरफ सब्जा था और दरख्तों के झुंड थे। दरख्तों के झुंड से निकलकर तकरीबन 100 गज आगे हम एक चट्टान के करीब रुक गए। सामने नशेब में बहुत दूर बारामूला शहर था। मेरे ख्याल में इस चट्टान से शहर का फासला 2 मील के लगभग जरूर होगा। अगर हम दूसरे रास्ते से आते तो इस तरफ आ निकलते। कमांडर मुहिबुल्लाह ने नीले पत्थरों वाली एक चट्टान की तरफ इशारा किया, लेकिन उस तरफ से फासला बहुत ज्यादा है, जबकि हमने इस रास्ते से आकर आधा वक्त बचा लिया है। वो सामने बारामूला है, लेकिन हम शहर की तरफ नहीं जाएंगे, इस तरफ आ जाओ। मैं कमांडर मुहिबुल्लाह के साथ दाईं तरफ की चट्टानों पर उतरने लगा। नोकदार चट्टानों का सिलसिला जल्दी खत्म हो गया। आगे ढलवान सब्जादार था, जिसके इख्तिताम पर नशेब में दूर तक खूबसूरत वादी फैली हुई थी। वहां बागात भी थे और खेत भी, जिनमें कहीं कहीं इक्का दुक्का मकान भी नजर आ रहे थे। हम उस ढलान से उतरते हुए बारामूला शहर से बाईं तरफ हटते जा रहे थे। हम खेतों और बागों में से गुजरते हुए एक मकान के सामने पहुंच गए। 2 आदमी अचानक ही किसी तरफ से निकलकर हमारे सामने आ गए। वो अधेड़ उम्र थे, मगर उनके हाथ पैर खासे मजबूत थे। बाकी लोग कहाँ हैं गफूरे? कमांडर मुहिबुल्लाह ने उनमें से एक से हाथ मिलाते हुए कहा।
ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ غفور نامی اس شخص نے جواب دیا، دراصل 1 گھنٹہ پہلے پولیس کی ایک جیپ ادھر آئی تھی، میں نے لڑکوں کو کھیتوں میں ادھر ادھر نکال دیا۔ پولیس کیوں؟ محب اللہ کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ ایک ملزم پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا تھا، غفورے نے جواب دیا۔ تقریباً 4 ہفتے پہلے اسے اپنے ایک دوست کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ آج اسے پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں موقع ملتے ہی ایک پولیس والے کو زخمی کر کے وہ بھاگ نکلا۔ پولیس کی رائفل بھی وہ لے گیا۔ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ اسے فرار ہو کر اس طرف آتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہوگا، اور ظاہر ہے پولیس والے اس کے پیچھے ان پہاڑوں میں نہیں جا سکتے، یہیں سے پوچھ گچھ کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ کمانڈر محب اللہ انکارا بھر کر رہ گیا۔ غفورہ اور اس کا ساتھی گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن محب اللہ نے ان لوگوں سے میرا تعارف کرانا ضروری نہ سمجھا۔ وہ مکان کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تم ہمارے لیے چائے بناؤ اور تم لڑکوں کو اطلاع دو کہ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی یہاں جمع ہو جائیں، ہمیں آج رات گلمرگ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ غفورہ سر ہلاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ اس نے محب اللہ کا پیغام دوسرے آدمی کے گوش گزار کر دیا جو کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد غفورہ چائے بنا کر لے آیا۔ میں اس وقت فرش پر بچھے ہوئے نمیدے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کٹھن سفر نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ اگر مہینہ بھر بیمار نہ ہوتا تو مجھے اس سفر کی پرواہ بالکل بھی نہ ہوتی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چائے کے ساتھ ایک پلیٹ میں تلے ہوئے بھیڑ کے گوشت کے قتلے بھی تھے۔ کئی روز بعد دودھ کی چائے نصیب ہوئی تھی۔ گوشت کے تلے ہوئے قتلے بھی مزیدار تھے۔ ہم اپنے ٹھکانے سے دوپہر 12 بجے کے قریب روانہ ہوئے تھے اور اس وقت 4 بجنے والے تھے۔ بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹ بھرتے ہی مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور میں وہیں ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا۔ شدید تھکن کی وجہ سے میں نیند میں بھی بے چین سا رہا، اس لیے زیادہ دیر تک سو بھی نہ سکا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں کمانڈر محب اللہ کے پاس 2 آدمی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک کی عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی، جبکہ دوسرا 25-26 سال سے زیادہ کا نہیں تھا۔ دونوں نے لمبے لمبے چوگے پہن رکھے تھے اور سروں پر ٹوپیاں تھیں۔ محب اللہ ان سے شاید کوئی پروگرام طے کر رہا تھا۔ اس وقت وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم دونوں اسی وقت ماندر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ کمانڈر رشید کے آدمی وہاں انتظار کر رہے ہوں گے، ان سے کہنا کہ کمانڈر رشید کو میرا پیغام پہنچا دے کہ ہم صبح 4 بجے طے شدہ مقام پر ملیں گے۔ وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے محب اللہ کا وہ ایک جملہ سنا تھا جس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ 1 مہینہ پہلے گلمرگ کے قریب جس بھارتی فوجی کیمپ کے بارے میں بات ہوئی تھی اس پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ میں تمہیں اس لیے ساتھ لایا ہوں، کمانڈر محب اللہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 1 مہینہ پہلے تم نے میری اور کمانڈر رشید کی باتیں سنی تھی۔ گلمرگ کے قریب اس ڈپو میں اسلحہ اور گولہ بارود کے انبار لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہی گولہ بارود وادی کے بے گناہ اور معصوم کشمیری عوام پر برسایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ ان شیطانوں کو گولہ بارود استعمال کرنے کا موقع ملے ہم اس ڈپو کو تباہ کر دیں گے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، یوں تو اس وسیع و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے کیمپ پر حملہ کرنے کے لیے بہت سے آدمیوں کی ضرورت ہوگی، لیکن میں نے اور کمانڈر رشید نے طے کیا ہے کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ اکٹھی نہیں کی جائے گی۔ صرف گنتی کے چند نوجوان ہوں گے جن کا انتخاب ہم دونوں نے کیا ہے، اور ان میں تمہارا نام بھی شامل ہے۔ تمہارا انتخاب اگرچہ میں نے کیا تھا، مگر تمہارے نام کی سفارش کمانڈر رشید اور عبد الغنی لون نے بھی کی تھی۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے۔ 1 منٹ پہلے میری بات پوری طرح سن لو۔ کمانڈر محب اللہ نے ہاتھ اٹھا کر مجھے کچھ کہنے سے روک دیا۔ ہم نے کیمپ پر حملہ کرنے کے لیے جو پارٹی تیار کی ہے اسے ڈیتھ اسکواڈ کا نام دیا گیا ہے، لیکن میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کارروائی میں خود اپنے زندہ بچ جانے کے امکانات بھی 1% سے زیادہ نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر تم لوگ موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہے ہو، اس لیے اگر تم میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمانڈر۔ اس مرتبہ میں نے اس کی بات کاٹ دی، لیکن اس حقیقت سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ مجاہد کا اٹھا ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹتا، وہ آگے اور صرف آگے بڑھنا جانتا ہے۔ اگر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ان بھیڑیوں کے بٹ کو تباہ کر کے اپنے لوگوں کو اور وادی کو ایک بڑی تباہی سے بچا لوں تو میں 100 مرتبہ موت کے منہ میں کودنے کو تیار ہوں۔ میں اپنا نام واپس نہیں لوں گا کمانڈر۔ کمانڈر محب اللہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے بے اختیار ہو کر میری پیشانی چوم لی۔ تم جیسے نوجوانوں میں یہ جذبہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور ہماری منزل ہے آزادی۔ وہ زنجیریں ایک روز ضرور ٹوٹیں گی جنہوں نے کشمیریوں کی آزادی سلب کر رکھی ہے۔ ہم اس جنت سے ان شیطانوں کو نکالنے میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا
उसी लम्हा 3 और आदमी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने भी काश्तकारों की तरह मोटे कपड़े, लंबे लंबे चोगे पहन रखे थे। वो हम दोनों से हाथ मिलाकर हमारे करीब बैठ गए। वो दोनों गहरी नजरों से मुझे देख रहे थे। ये शिमरोज है कमांडर मुहिब, ये शिमरोज है। कमांडर मुहिबुल्लाह ने उनसे मेरा तारुफ कराया। इसका नाम तुम लोगों के लिए अजनबी नहीं है, ये भी इस मिशन में हमारे साथ होगा। मकबूल और हसन, उसने बारी बारी दोनों जवानों की तरफ देखा। तुम दोनों खाना खाकर शमरोज के साथ गुलमर्ग की तरफ रवाना हो जाओ, लेकिन तुम लोगों को गुलमर्ग नहीं जाना। बिसालपुर बस्ती में हमारा इंतजार करोगे, हम भी रात के पिछले पैर वहां पहुंच जाएंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, ऐसी कोई तवक्को तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई गड़बड़ महसूस करो तो गुलमर्ग के ऊपर से होते हुए फिरोजपुर पहुंचने की कोशिश करना। समझ गया कमांडर। मकबूल नामी नौजवान ने इस बात में सारी लाया। और मूसा तुम? कमांडर मुहिबुल्लाह ने तीसरे नौजवान की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी खाना खाकर रहमान को साथ लेकर अब्दुल गनी लून की तरफ रवाना हो जाओ। तुम्हें मालूम है अब्दुल गनी लून से कहाँ मुलाकात होगी? जानता हूँ कमांडर। मूसा ने भी गर्दन हिला दी। मैं थोड़ी देर बाद उठकर बाहर आ गया। शाम का धुंधलका सा फैलने लगा था। मकान से तकरीबन 20 गज आगे शफाफ पानी की एक छोटी सी नदी बह रही थी। मैं नदी के किनारे पर बैठ गया और जूते उतारकर पैर पानी में डाल दिए और आगे झुककर मुंह पर पानी के छपके मारने लगा। मकान के साथ साथ दाईं तरफ एक साइबान सा बना हुआ था और शायद वहां बावर्ची खाना था। चावल उबाले जा रहे थे। उस वक्त बड़ी इश्तियामेज खुशबू आ रही थी। मैं काफी देर तक नदी के किनारे पर बैठा रहा। सब्जेदार तारीकी की वजह से मच्छर मुझे माले गनीमत समझकर नोच रहे थे। मैं उठकर अंदर आ गया, जहां अब कैरोसिन लैंप रोशन कर दिया गया था। वो तीनों नौजवान अब भी कमांडर के पास बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी खामोशी से बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। 8 बजे के करीब गफूर ने हमारे सामने दस्तरख्वान बिछाकर खाना लगा दिया। उबले हुए चावल और मसूल की पतली सी दाल थी, लेकिन ये दाल चावल खाकर भी मजा आ गया। खाने के बाद चाय भी पी गई और फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं, मकबूल और हसन रवानगी के लिए तैयार हो गए। मुहिबुल्लाह ने बड़ी गर्मजोशी से हमें रुखसत किया था। हम तीनों खेतों में एक पगडंडी पर चल रहे थे। मकबूल आगे था, मैं बीच में और हसन पीछे। उन दोनों के ढीले चोंगों के नीचे भी ऑटोमेटिक राइफलें छुपी हुई थी। बारामूला से गुलमर्ग का फासला 20-22 मील के लगभग था और मैं समझ रहा था कि शायद ये फासला हमें पैदल ही तय करना होगा, लेकिन तकरीबन 200 गज का फासला तय करके हम रुक गए। सामने एक जगह लालटेन की मदम सी रोशनी नजर आ रही थी। वो बहुत बड़ा छप्पर था जिसके नीचे भेड़ों और बकरियों का एक बहुत बड़ा बाड़ा था और एक तरफ चंद खच्चर भी बंधे हुए थे। लालटेन जली हुई थी। हम जैसे ही वहां पहुंचे, एक आदमी तारीकी से निकलकर हमारे सामने आ गया। ये वही आदमी था जिसे मैंने शुरू में गफूरे के साथ देखा था। हमारी आवाजें सुनकर भेड़ें और बकरियां भी मिमियाने लगी थी और फिर एक खच्चर भी हिनहिना उठा। उसने शायद भेड़ों और बकरियों को इस तरह शोर मचाने पर सरदंश की थी और हैरत अंगेज तौर पर भेड़ें और बकरियां खामोश हो गईं। खच्चर तैयार हैं, तुम लोग रवाना हो जाओ, उस शख्स ने मकबूल की तरफ देखते हुए कहा। वहां कई खच्चर थे। उस शख्स ने 3 खच्चरों की रस्सियां खोलकर हमारे हवाले कर दी। यही रस्सियां लगाम का भी काम दे रही थी। मेरा ख्याल था कि खच्चरों पर पूरी जीनें कसी हुई होंगी, मगर हर खच्चर की पीठ पर नमदे या पुराने कंबल का एक एक टुकड़ा पड़ा था और दोनों तरफ रकाबें लटकी हुई थी। मुझे तो खच्चर की नंगी पीठ पर भी सफर करने का तजर्बा था। मैं उछलकर अपने खच्चर पर सवार हो गया और लगाम थाम ली। हमारी फॉर्मेशन वही थी, यानी आगे मकबूल और उसके पीछे मैं। आखिर में हसन खच्चर खासे सेहतमंद थे। शुरू में तो रफ्तार कुछ कम रही, फिर मकबूल ने खच्चर दौड़ाना शुरू कर दिया। उन इलाकों में जहां दिन के वक्त कदम कदम पर भारतीय फौजियों की किसी न किसी गश्ती पार्टी से आमना सामना हो जाता था, मुझे दिन के लिए रात के वक्त सफर करना ज्यादा महफूज था। भारतीय फौजी रात के वक्त अपनी छावनियों और कैंपों से बाहर निकलने की हमाकत नहीं करते थे, जबकि मुजाहिदीन बिला खौफ व खतर अपनी नकलो हरकत जारी रखते थे। भारतीय फौजी कैंपों पर उनकी छापामार कार्रवाइयां भी रात ही को होती थी। वो भारतीय फौजियों पर मौत बरसाकर रात की तारीकी में पहाड़ों में रूपोश हो जाते थे। बाज़ मुकामात ऐसे थे जहां भारतीय फौजियों ने चौकियां कायम कर रखी थी, लेकिन ये चौकियां आबादियों के करीब आम गुजरगाहों पर थी, जबकि हम पहाड़ियों में ऐसे तंग रास्तों पर सफर कर रहे थे जहां किसी फौजी पार्टी से आमना सामना होने का अंदेशा नहीं था। रास्ता अगरचे खासा कठिन था, लेकिन हमारी रफ्तार भी खासी तेज थी। इस तरह हम 11:30 बजे के करीब बिसालपुर पहुंच गए। बिसालपुर गुलमर्ग से तकरीबन 5 मील दूर 30-40 घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती थी। पहाड़ों के दौरान में आबाद उस बस्ती की तरफ में घना जंगल था। एक तरफ की जमीन काश के काबिल थी, जहां मौसम के मुताबिक फसलें उगाई जाती थी। मुख्तसर सी खेती बाड़ी के अलावा जंगल की कटाई का सिलसिला भी
जारी था। असल कमाई तो उन लोगों की थी जो जंगल की कटाई का ठेका लेते थे। मुकामी लोग तो बेचारे दिन रात मेहनत करके मुश्किल 2 वक्त की रोटी खाते थे। बस्ती के बाहर दूर तक कटे हुए दरख्तों के अंबार लगे हुए थे। 2-3 देवकामत आराम मशीनें थी जिन पर सुबह से शाम तक काम होता था, लेकिन इस वक्त हर तरफ सन्नाटा था। बस्ती में दाखिल होते हुए भी मकबूल का खच्चर आगे था और मिलाकर वो एक मकान के दरवाजे पर रुक गया। हल्की सी दस्तक के जवाब में दरवाजा फौरन ही खुल गया। वो एक अधेड़ उम्र औरत थी जिसने हाथ में लालटेन उठा रखी थी। हम खच्चरों से उतर आए थे। उस औरत ने लालटेन की रोशनी में हमारे चेहरे देखे। मकबूल और हसन को तो वो शायद पहचानती थी, लेकिन मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। परेशान ना हो मासी, ये हमारा ही साथी है, मकबूल ने उसकी उलझन को ताड़ते हुए बताया। औरत ने अंदर की तरफ देखकर हल्की आवाज में किसी को पुकारा। फौरन ही एक आदमी दरवाजे पर पहुंच गया। वो भी उसी की तरह अधेड़ उम्र था, नूर मोहम्मद। औरत उस शख्स को मुखातिब करते हुए बोली, हसन और तीनों खंजरों को अहमद भाई की तरफ ले जाओ और तुम दोनों अंदर आ जाओ। आखिरी अल्फाज उसने मुझे और मकबूल को मुखातिब करते हुए कहे थे। नूर मोहम्मद तीनों खंजरों और हसन को लेकर गली में आगे चला गया। मैं और मकबूल मकान में दाखिल हो गए। उस औरत ने दरवाजा बंद कर दिया और हमें इशारा करते हुए सेन में एक तरफ चलने लगी। सेन खासा वसी व अरीज था। सामने 2 कमरे थे। एक कमरा बाईं तरफ था। एल शक्ल के बने हुए उन कमरों के सामने कुशादा बरामदा भी था। एक कमरे के सामने से गुजरते हुए मेरी नजर अंदर की तरफ उठ गई। सामने ही फर्श पर एक जवान और खूबसूरत लड़की बैठी मट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। मैं रुके बगैर दरवाजे के सामने से गुजरता हुआ साथ वाले कमरे में दाखिल हो गया। वो अधेड़ उम्र औरत भी हमारे साथ ही कमरे में दाखिल हुई थी। उसने लालटेन कमरे के एक कोने में रख दी। तुम लोग खाना खाओगे या चाय पियोगे? उसने पूछा। ना खाना ना चाय, मकबूल ने जवाब दिया। बहुत थके हुए हैं मासी, इस वक्त तो सो जाना चाहते हैं। औरत वापस चली गई। मैं कमरे में इधर उधर देखने लगा। फर्श के आधे हिस्से पर दरी बिछी हुई थी और आधे हिस्से पर चटाई थी। दरी पर एक बिस्तर भी बिछा हुआ था और 2 कंबल पड़े हुए थे। साथ ही मैले से तकिए भी रखे हुए थे। दीवार पर लगी हुई खूंटियों पर चंद कपड़े टंगे हुए थे जिनमें 2 जनाना जोड़े भी थे। बिस्तर को देखकर अंदाजा होता था कि अहले खाना को हमारी आमद की इतला पहले से थी और हमारे लिए सोने का बंदोबस्त कर रखा था। मैंने अपने कंधे पर लटकी हुई SMG दीवार के साथ खड़ी कर दी। जूते उतार कर एक तरफ डाले और बिस्तर पर ढेर हो गया। खच्चर पर तकरीबन 4 घंटों के सफर ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। मैं लेटते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो खुले हुए दरवाजे के बाहर आंगन में धूप फैली हुई थी। मकबूल कमरे में नहीं था। मैंने इधर उधर देखा। मेरी SMG भी गायब थी। मकबूल की राइफल भी नजर नहीं आ रही थी। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और फिर बाहर से मकबूल की आवाज सुनकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। मकबूल उस अधेड़ उम्र औरत से बातें कर रहा था। औरत ने मेरी तरफ देखा और फिर से इनके बाहर वाले दरवाजे की तरफ चली गई। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ मकबूल के करीब पहुंच गया। मकबूल, हमारी राइफलें गायब हैं। मैंने उसके करीब पहुंचकर सरगोशी की। परेशान मत हो, राइफलें महफूज हैं, मकबूल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दिन में भारतीय फौजियों की कोई ना कोई पार्टी इस तरफ आ जाती है और वो लोग असले की तलाश में घरों की तलाशी भी लेते हैं। हमारी राइफलें भी छुपा दी गई हैं। परेशानी की कोई बात नहीं, तुम मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार हो रहा है। मकबूल कमरे में चला गया और मैं सेन में उस तरफ चला गया जहाँ पानी का ड्रम रखा हुआ था। करीबी पानी से भरी हुई एक बाल्टी और प्लास्टिक का लोटा भी रखा हुआ था। मैंने नल की टूंटी खोल दी और मुंह हाथ धोने लगा। मैंने वही खड़े खड़े कमीज के दामन ही से मुंह साफ किया और जैसे ही मुड़ा मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ। सांस की रफ्तार तेज हो गई और दिल कन पट्टियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। वो लड़की हमारे कमरे से निकल रही थी। ये वही लड़की थी जिसे रात को मैंने लैंप की रोशनी में कढ़ाई करते हुए देखा था। रात को तो दरवाजे के सामने से गुजरते हुए उस पर सिर्फ एक नजर डाली थी और अब वो तमाम तर हशर सवानियों के साथ मेरे सामने खड़ी थी। लंबा कद, सुडौल जिस्म, गुलाब जैसी रंगत, गजल जैसी मोटी मोटी स्याह आंखें जिनमें सितारों जैसी चमक थी। उसके होंठों पर बड़ी दिल फरेब सी मुस्कुराहट थी। उसने काले रंग का टखनों तक लंबा कुर्ता पहन रखा था। वी शेप के गले पर सफेद और पीले धागे की कढ़ाई थी। उसकी उम्र 18 साल के लगभग रही होगी, लेकिन जवानी का समर खासा नुमाया था। सीने पर से कुर्ता तना हुआ था। शाह बालों की 2 चोटियां थी और दोनों चोटियां सीने पर झुकी हुई थी। मैंने खाना रख दिया है, मकबूल भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे यूं लगा जैसे मेरे कानों में चांदी की नन्ही नन्ही सी घंटियां गुनगुना उठी हों। मैंने चौंक कर एक बार फिर उसकी तरफ देखा और अपने कमरे में आ गया। वो अंगूरी थी, खादम हुसैन की बेटी, जो 3 साल पहले बुड़गांव के करीब भारतीय फौजियों के साथ एक झड़प में शहीद हो गया था। अंगूरी की माँ आयशा ने बड़ी मेहनत से उसे पाला था।
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر کی شہادت کے بعد عائشہ اپنی جوان بیٹی کو لے کر کہیں دبکی رہتی اور خاموشی سے زندگی بتا دیتی، مگر وہ کشمیر کی بیٹی تھی، وطن کی آزادی کی لگن نے اسے بھی تڑپا رکھا تھا۔ وہ دشمن کے خلاف رائفل نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر مجاہدین کا ساتھ بھرپور انداز میں دے رہی تھی۔ خادم حسین جب زندہ تھا تو ٹھیکیداروں کے پاس کام کیا کرتا تھا۔ وہ شام تک آرا مشین پر کٹے ہوئے درختوں کے تنوں کو کاٹ چھانٹ کر کے بڑے بڑے شیتیروں میں ڈالتا رہتا تھا۔ یہ شیتیر ٹرکوں میں لاد کر سری نگر بھیج دیے جاتے، جہاں سے ہندوستان کے مختلف شہروں کو روانہ کر دیے جاتے۔ خادم حسین کی شہادت کے بعد آمدنی کا یہ ذریعہ ختم ہو گیا۔ عائشہ اور انگوری کشیدہ کاری کا کام کرنے لگی، جس سے ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ وادی کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن سے تو نوازا بھی ہے، یہاں کے باسیوں کو بھی ایسی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اغیار ان کی صلاحیتوں سے اور ہنر مندی سے تو بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ خود فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ قالین، دسے اور شالیں اس نفاست سے تیار کی جاتی ہیں کہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے۔ قالین، دسے اور شالوں کی تیاری گھریلو صنعت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ کام فیکٹریوں میں نہیں، چھوٹی چھوٹی بستیوں کے گھروں میں ہوتا ہے۔ زخمی بیڑوں کی اونیں پشمینہ سے دنیا کی بہترین شالیں تیار ہوتی ہیں جو شاہتوش کہلاتی ہیں۔ یہ شالیں بہت مہنگی ہوتی ہیں اور اس قدر نفیس اور باریک ہوتی ہیں کہ انگوٹھی میں سے گزاری جا سکتی ہیں۔ گھروں میں ان کے نمدے بھی بڑے خوبصورت تیار ہوتے ہیں اور اخروٹ کی لکڑی سے اس قدر خوبصورت اور نازک نقش فرنیچر پر تیار ہوتا ہے جس کی دنیا بھر میں مثال نہیں ملتی۔ ہنرمندی میں کشمیری خواتین بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ یہ کام زیادہ تر گھروں میں خواتین نے سنبھال رکھا ہے۔ کپڑوں پر کشمیری کشیدہ کاری کی مانگ تو پوری دنیا میں ہے۔ کاروباری لوگ وادی کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں خواتین سے یہ کام کرواتے ہیں۔ خود تو وہ لاکھوں کماتے ہیں، لیکن کیروسین لیمپ کی مندے مل روشنی میں دیدوں کو پانی نچوڑنے والی ہنرمند خواتین کو معاوضہ برائے نام ہی دیا جاتا ہے۔ میں اور مقبول دیر تک کمرے میں لیٹے باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر باہر آ گئے۔ ماسی عائشہ اس وقت باہر سے آئی تھی، اس نے بغل میں ایک پوٹلی دبا رکھی تھی۔ کھانا کھا لیا بیٹا؟ اس نے ہمارے قریب آ کر باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ ہاں ماسی، مقبول نے جواب دیا، میں ذرا عبدالحق سے ملنے جا رہا ہوں، 1.5-2 گھنٹوں میں واپس آؤں گا۔ وہ آرے پر ہی ہوگا نا؟ ہاں، میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اس سے اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، ماسی نے جواب دیا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور بیٹا تم ادھر پچھلی طرف چلے جاؤ، وہاں درخت کا سایہ بھی ہے، لیکن اگر تم کمرے میں آرام کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ ماسی عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مقبول عبدالحق سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ عبدالحق کا کمانڈر محب اللہ اور کمانڈر رشید جیسے مجاہد لیڈروں سے رابطہ رہتا تھا۔ یہاں مجاہدین کو پیغام بھی اس کے طبع سے ملتے تھے اور مقبول یہی معلوم کرنے جا رہا تھا کہ کمانڈر محب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا یا نہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں تنہا سین میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میری نظریں انگوری کو تلاش کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ صبح اسے دیکھنے کے بعد سے میں نے اپنے آپ میں عجیب سی بے چینی محسوس کی تھی۔ بقول شخص سے جب میں اس کے بارے میں سوچتا تو دل میں کچھ ہونے لگتا تھا۔ میں بار بار اس کے کمرے کی طرف دیکھتا جہاں ماسی عائشہ گئی تھی، لیکن نہ تو ماسی عائشہ کمرے سے باہر آئی اور نہ ہی انگوری کی صورت دکھائی دی۔ کمروں کے پچھلی طرف بھی ایک سین تھا، اس طرف جانے کا راستہ دائیں طرف سے تھا۔ اس طرف جانے کے لیے میں جان بوجھ کر ماسی عائشہ والے کمرے کے سامنے سے گزرا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے کنگھیوں سے اندر جھانکا، لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ کمرے میں ماسی عائشہ کسی کام میں مصروف تھی، لیکن انگوری دکھائی نہیں دی۔ وہ شاید گھر ہی میں نہیں تھی۔ میں کمروں کے اوپر سے گھوم کر پہلو کی طرف آ گیا۔ دائیں طرف تقریباً 8 فٹ اونچی کچی باؤنڈری وال تھی۔ اس طرف یہاں ایک گلیارا سا بن گیا تھا۔ اس گلیارے سے گزر کر میں جیسے ہی دوسری طرف پہنچا ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی اخروٹ کے بہت بڑے درخت کے گھنیرے سائے میں بچھے ہوئے لکڑی کے تخت پر بیٹھی ہوئی وہ کسی کپڑے پر کڑھائی کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سینے میں میرا دل مچل اٹھا اور دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ انگوری نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے سوئی سے کپڑے پر ٹانکے بھرتی رہی اور پھر شاید سوئی میں دھاگا ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت اس نے جیسے چہرہ اوپر اٹھایا، مجھے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی اور اسی وقت عقب سے مجھے ماسی عائشہ کی آواز سنائی دی، ارے بیٹا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ نا وہاں جا کر، دوسرا تخت خالی پڑا ہے۔ میں تصورات کی دنیا سے باہر آ گیا اور ماسی عائشہ کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ یہ ایک بھی آنگن بھی بہت کشادہ تھا۔ اخروٹ کا درخت بہت اونچا تھا اور بہت پھیلا ہوا تھا۔ اس کے گھنیرے سائے نے آنگن کے بیشتر حصے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چارپائی سائز کے لکڑی کے 3 تخت قریب قریب پڑے ہوئے تھے۔ ایک پر انگوری بیٹھی کڑھائی کر رہی تھی، قریب ہی سوئی دھاگوں والا ڈبہ رکھا ہوا تھا اور کچھ کپڑے پھیلے ہوئے تھے۔ دوسرے دونوں تخت خالی تھے۔ انگوری نے سوئی کپڑے میں کھونچ دی، کپڑے کو ایک طرف رکھا اور اٹھ کر
दूसरे तख्त पर चादर बिछा दी। बैठ जाइए, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और फिर उसकी नजरें फौरन ही झुक गई। उसकी झुकी झुकी सी पलकें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं पैर लटकाकर तख्त पर बैठ गया। अंगूरी भी अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। उसका रुख मेरी तरफ था और मैं कनखियों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने सर पर रुमाल बांध रखा था और बालों की चोटियां इस वक्त भी उसके सीने पर दोनों तरफ टिकी हुई थी। उसे शायद चोटियां आगे डाले रखने की आदत थी। अंगूरी की कैफियत भी इस वक्त शायद मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। उसके चेहरे पर सुर्खी गहरी हो गई थी और सीने का जीरो बम नुमाया हो रहा था। कपड़े पर टांका बदलते हुए उसने झुकी झुकी सी नजरों से मेरी तरफ देखा और उसके साथ ही उसके होंठों से सी की सी आवाज निकल गई। सुई उसकी उंगली में चुभ गई थी। मैं भी बेचैन सा हो उठा। मुझे लगा जैसे सुई अंगूरी की उंगली में नहीं, मेरे दिल में चुभी हो। वो उंगली को मुंह में दाब कर चूसने लगी। ए लड़की, ध्यान से। करीब बैठी हुई मासी आयशा ने उसे घूरा। अंगूरी ने एक बार फिर कनखियों से मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। मासी आयशा ने वो पोटली खोल ली जो वो बाहर से लेकर आई थी। उसमें से अनसिले जनाना कपड़े और रंग बिरंगे रेशमी धागों की लच्छियां लटक रही थी। उन कपड़ों पर डिजाइन भी ट्रेस किए हुए थे। भाई आयशा कपड़े के साथ धागों की लच्छियां भी अलग अलग करके रखती रही और उसके साथ ही वो अंगूरी से बातें भी करती जा रही थी। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, शमरोज बेटा, तुम्हें पहली बार देखा है, अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? ये पूरी वादी मेरा घर है मासी, मैंने जवाब दिया। वैसे मेरी पैदाइश सोपुर की है, वहीं पला बड़ा और मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मेरे वालिद रसूल बख्श लोन कस्बे की मस्जिद के पेशे इमाम थे। हमारी थोड़ी बहुत जमीन भी थी, लेकिन एक रोज मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर कस्बे पर भारतीय फौजी दस्ते के हमले और उनकी कत्लो गारत के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, मैं भी उस झड़प में शदीद जख्मी हुआ था। भारतीय फौजी मुझे मुर्दा समझकर फेंक गए। होश आया तो अपने करीब कस्बे की 2 लड़कियों की नुची हुई लाशें देखी। मैं एक बार फिर खामोश हो गया। इस मर्तबा खामोशी का वक्फा कदरे तवील था। वो दोनों माँ बेटी अफसुर्दा सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं बात जारी रखते हुए कह रहा था, इत्तफाक से कमांडर मुहिबुल्लाह अपने आदमियों के साथ उस तरफ आ निकला और मुझे उठा लाया। मैं शायद मर ही चुका होता, मगर डॉक्टर मरियम ने मुझे नई जिंदगी दी, और अगर वो ना होती तो। मरियम तो फरिश्ता है मेरे बेटे, मासी आयशा ने कहा। उसने तो अपने आप को मुजाहिदीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। जहाँ उसकी जरूरत होती है वहीं पहुंच जाती है। घर का ऐशो आराम उसने छोड़कर पहाड़ों में खतरनाक जिंदगी अपनाई है। बल्कि यूं कहो कि उसने भी मुजाहिदीन की तरह अपनी जिंदगी दाव पर लगा रखी है। बड़ी दलेर लड़की है। हौसले और जज्बे की बात ही है मासी, मैंने कहा, और इंशाअल्लाह ये जज्बा हमें आजादी की मंजिल तक जरूर ले जाएगा, इंशाअल्लाह। अंगूरी की आवाज सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। इस बार मुझे अपनी तरफ देखते पाकर शर्माई नहीं, उसके होंठों की मुस्कुराहट भी वाज़ेह हो गई थी। उस वक्त मुझे उसकी आंखों में अजीब सी चमक नजर आई थी। ऐसी चमक तो मैंने उन मुजाहिदों की आंखों में देखी थी जो मादरे वतन की आजादी के लिए भारतीय दरिंदों के खिलाफ बरसरे पैकार थे। मैंने और मासी आयशा ने भी बैक वक्त इंशाअल्लाह कहा था। अरे बेटी जा, चाय तो बना कर ला, बड़ा जी चाह रहा है, मासी आयशा ने अंगूरी की तरफ देखते हुए कहा। अंगूरी ने सुई धागा और कपड़ा समेटकर एक तरफ रख दिया और तख्त से उतरकर मेरी तरफ देखती हुई गुलियारे में चली गई। मासी आयशा अपना काम करते हुए मुझसे बातें करती रही। उसने भरपूर अंदाज में मेरे कस्बे की तबाही और मेरे घर वालों की शहादत पर इज़हारे हमदर्दी किया था। तकरीबन 20 मिनट बाद अंगूरी गुलियारे की तरफ से आती हुई नमूदार हुई। उसने प्लास्टिक की एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें शीशे के 2 गिलास कहवे से भरे हुए रखे थे। मैं गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। वो अगरचे छोटे छोटे कदम उठाए हुए चल रही थी, लेकिन ढीले ढाले कुर्ते के अंदर उसके गदार सीने के उबार इस तरह मुतरक थे जैसे जवानी छलक रही हो। करीब आकर उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर उसकी नजरें झुक गई। उसने एक गिलास मेरे करीब तख्त पर रख दिया और दूसरा माँ की तरफ बढ़ा दिया। तू अपने लिए चाय बनाकर नहीं लाई? मासी आयशा ने कहा। नहीं माँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अंगूरी कहते हुए अपनी जगह पर बैठ गई और सुई धागा संभाल कर अपने काम में मसरूफ हो गई। चाय पीते हुए भी मैं बार बार अंगूरी की तरफ देख रहा था। उसका हाथ बड़ी तेजी से चल रहा था। कपड़ा उसके घुटने पर फैला हुआ था। बड़ी नफीस और उम्दा कढ़ाई कर रही थी। अभी मेरी प्याली खत्म ही नहीं हुई थी कि मकबूल भी आ गया। वो भी मेरे करीबी तख्त पर आलती पालती मार कर बैठ गया। चाय पियोगे मकबूल भाई? अंगूरी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुम जानती हो मैं चाय से तो इनकार नहीं कर सकता, मकबूल ने जवाब दिया। अंगूरी मुस्कुराते हुए उठकर गुलियारे की तरफ चली गई। पैगाम आ गया है, मकबूल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हम शाम 5 बजे यहाँ से रवाना होंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ होंगे। उन्होंने रवानगी की तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी? मैं समझा नहीं।
मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। समझ जाओगे, मकबूल मुस्कुराया। हम बातें कर रहे थे कि अंगूरी मकबूल के लिए कहवा ले आई। वो दोनों जिस तरह आपस में बेतकल्फी से बातें करते रहे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि मकबूल अक्सर यहाँ आता रहता है। थोड़ी देर बाद 3-4 लड़कियां पोटलियां उठाकर पिछले दरवाजे से अंदर आ गई। ये गांव की लड़कियां थी जो यहाँ बैठकर कढ़ाई किया करती थी। मैं और मकबूल उठकर कमरे में आ गए। दोपहर का खाना खाकर मैं सो गया, लेकिन ढोल और नफरियों की आवाजें सुनकर मेरी आंख खुल गई। उस वक्त 4:30 बजे थे। मकबूल दरवाजे में खड़ा था। उस वक्त अंगूरी हमारे लिए कहवा ले आई। मैंने कमरे से बाहर आकर ड्रम से मुंह हाथ धोया और फिर कमरे में आ गया। चाय पीते हुए मकबूल बता रहा था कि बस्ती वाले रवानगी की तैयारी कर रहे हैं। चंद मिनट बाद हम मासी आयशा के घर से रुखसत हुए तो अंगूरी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में बेपनाह उदासी थी।